प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू सकूत ढाका, जिसको फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। एक ऐसा दिन जिस दिन हमसे हमारा यानी पाकिस्तान का एक हिस्सा जुदा हो गया। इस हिस्से के जुदा हो जाने का गम जहां पूरी मुल्क के अंदर है, वहीं पे इसके ज़िम्मेदारान के हवाले से, उनके तयन के हवाले से आज भी मुल्क भर में एक बहस जारी है। एक दूसरे को ज़िम्मेदार कहलाता है तो दूसरा तीसरे को इसका ज़िम्मेदार कहता है। इस सारे वाक़े में हुआ क्या, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे और आज हमने क्या खोया क्या पाया, इस सेगमेंट में हम इस हवाले से बात करेंगे। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर जर्नल एनालिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, एक लंबे अरसे से इस पेशे से मुंसलिक हैं और जब ये वाक़या हुआ इसको बड़ी करीब से इन्होंने देखा। इस हवाले से आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम टू द शो शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर, आपसे सवाल ये है कि आज ज़रा ये इसकी एक साल एक और बढ़ गया, हमारे हिस्से में एक साल और आ गया जिसमें सकूत ढाका का ये सारा वाक़या हो गया 1971 से ऑनवर्ड। ये बताइएगा सर कि ये हिस्सा तो पाकिस्तान बन गया और वो बांग्लादेश बन गया। आज अगर ये दोनों यूनाइट होते तो ये हिस्सा, ये रीजन, ये कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होती? इसमें तो कोई शुबा नहीं कि अगर हम मुत्तहिद होते तो हमारी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा होती, नफ्सियाती तौर पर भी और सियासी तौर पर भी और दफाई तौर पर भी। क्योंकि जब ये दोनों खित्ते जो थे, जब एक मुल्क थे जी, तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक अहमियत थी। एक मशरक़ वस्ता में वाक़ है, दूसरा दूसरे एक जोग्राफियाई खित्ते में है, तो दोनों की प्रेजेंस जो थी और पूरा एक हौसला भी देती थी ना आलम इस्लाम को कि जोग्राफियाई दूरी के बावजूद हम मुत्तहिद हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तो ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब क्योंकि ये सानिया हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं, तो अब हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरीके से माजी की गलतियों का अजाला कर सकते हैं और अपनी अपनी जगह कायम रहते हुए किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं। तो मेरा ख्याल अगर अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाएं तो ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि इब्तदाइया में मैंने यही कहा कि इसके ज़िम्मेदारान के हवाले से कभी भी कोई एक फाइंडिंग नहीं हो सकी कि जी ये इसके ज़िम्मेदारान है। आपने बड़े ज़रा अरसे इसको देखा, बड़े करीब से देखा, आपकी क्या सर इसके ऊपर एनालिसिस है कि कौन है इसका ज़िम्मेदार, क्यों हुआ ये वाक़या? देखिए, बुनियादी तौर पर तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर है कि इंडियन इंटरवेंशन की वजह से ये क़याम मुमकिन हुआ बांग्लादेश का, और वहाँ फौजी मदाखलत की वजह से वो एक खित्ता हमसे अलग कर दिया गया। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो पाकिस्तान में उस वक्त इक़्तिदार में थे या सियासत में जिनका वजन था। तो शेख मुजीबुर रहमान वो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर थे, जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं वो दूसरी बड़ी पार्टी के रहनुमा थे, और जनरल याहिया खान जो हैं वो इक़्तिदार संभाले हुए थे। तो अगर उस वक़्त फौज जो है वो इक़्तिदार उसके पास था और दूसरे सियासी लीडर जो थे दोनों वो टकरा रहे थे, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके और रास्ता नहीं निकाल सके, और ऐसे हालात पैदा हुए कि जिससे इंडिया को इंटरवीन करने का मौका मिल गया। तो इंडिया जो है उसको ये मौका जो है हमारी बेतदबीरियों ने दिया और हमारे गलत फैसलों ने दिया और आत्मत नाअंदेशियों ने दिया। इस लिहाज से हम अपने आप को भी बरी ज़ुबानी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि भारत आज भी, आपने जिक्र किया, आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है किसी तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। आप अभी रिसेंट पास्ट के अंदर देखिए, जो पाकिस्तान ने डॉसियर दिया, वो तमाम शवाहिद दिए, UN को दिए, बैनुल-अक़वामी जितने ममालिक हैं उनके आगे पाकिस्तान हमेशा से कह रहा है और अब बहुत ही ज़्यादा कह रहा है कि भारत की जो एग्रेसिवपन है, जो ऑपरेशन है इंडिया का, वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत आखिर सर चाहता क्या है और ये कितना अपने मकसद में कामयाब होता आप देखते हैं? देखिए, बदकिस्मती से भारत से हमारे ताल्लुकात जो हैं
اب ایک پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی خراب ہو گئے، جبکہ قائد اعظم کے سامنے تو جو بات تھی جیسا پاکستان تھا وہ تو سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے، دوستانہ تعلقات ہوں گے، جیسے امریکہ اور کینیڈا کی ریلیشن شپ ہے ایسی ریلیشن شپ ہوگی، لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ہم نے بہرحال بھارت کا مقابلہ کیا ہے اور اس کی چالوں کو ناکام بنایا ہے، اور ہم اس کے مقابلے کی ایک طاقت ہیں، ایک ایٹمی طاقت ہے اور بڑی دفاعی طاقت ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں، اور ہمارے جو حساس ادارے ہیں، دفاعی ادارے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ قوم جو ہے وہ منقسم نہ ہو، تقسیم نہ ہو، اور ایک ہم اپنے مسائل خود حل کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، مکالمے کا آغاز کریں، بات چیت سے مسئلوں کا حل ڈھونڈیں۔ اگر ہم محاذ آرائی اور ایک دوسرے کے خلاف ڈٹے رہیں گے تو پھر اسے جب آپ اندرونی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو پھر دشمن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب موجود، آپ کے وقت کا